राम राम, जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आगे की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो पढ़ने वाले हैं बच्चों। हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी। संयोजन को जैसे हमने पढ़ा था कि जब दो अभिकारक हैं ये आपस में क्या करेंगे, जुड़कर क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। तो यानी इसमें क्या होंगे, संयोजन अभिक्रिया में बंध क्या होते हैं, बंध जुड़ते हैं। अब इस संयोजन यानी जुड़ना, तो बंध क्या होंगे, जुड़ेंगे। वियोजन में हमने क्या पढ़ा था कि एकल अभिकारक है वो टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। यानी संयोजन का उल्टा क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, बंध दोस्तों, इसमें बंध है बच्चों, टूटते हैं। ठीक है, बंध है इसमें टूटते हैं, यानी तत्व है किससे जुड़े होते हैं, बंध द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजन में बंध बनते हैं और वियोजन में बंध टूटते हैं, जिससे जो पदार्थ है वो दो भागों में टूट जाता है। आगे बात समझ में, तो संयोजन वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं वो संयोजन कहलाती है। जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया तभी होगी, उसके लिए मैंने कुछ शर्तें बताई थी। ऊष्मा के कारण अभिक्रिया टूट सकती है। ठीक है, यानी एक अभिकारक टूट सकता है, ताप के कारण टूटता है, और विद्युत के कारण अभिकारक टूटता है जो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी आपको। आज की हमारी अभिक्रिया है वो प्यारे बच्चों, वो है विस्थापन। नाम क्या है, विस्थापन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तीसरी अभिक्रिया हमारी होगी वो होगी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें नाम क्या है, विस्थापन है। ठीक है, नाम से ही समझ में आपको आ रहा है विस्थापन। अब इसमें विस्थापन का अर्थ ये होता है बच्चों, इसका अर्थ की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है हटाना। विस्थापन या विस्थापित। आपने नाम ये पढ़ा होगा, विस्थापन ने पढ़ा तो विस्थापित जरूर पढ़ा होगा, विस्थापित। ठीक है ना, उसका, ठीक है ना, जैसे आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में क्या करते हो, उसके वंश को वहां से हटाकर विस्थापित कर उस वंश का साम्राज्य अधिकार हो गया। यानी विस्थापन यानी होता है हटाना। वो इस अभिक्रिया में है, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे, ठीक है ना, अर्थ समझ में आ चुका होगा आपको बच्चों। विस्थापन का अर्थ होता है हटाना, अर्थ बहुत ही जरूरी, याद होना जरूरी है। अब जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, मान लो AB, ठीक है ना, AB, और इनकी अभिक्रिया किससे करा दी मैंने, C के साथ करा दी। AB क्या है, AB को बोलेंगे यौगिक बोलेंगे। ठीक है ना, अब इस यौगिक में AB में A क्या है, एक तत्व है, और B क्या है, दूसरा तत्व है। ठीक है ना, दो तत्व है। ठीक है, लेकिन दो तत्व आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। ठीक है ना, बना रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो तीसरा क्या है, ये तत्व है। तो अब ये तीसरा तत्व क्या करेगा, इस यौगिक का जो एक तत्व है उस तत्व को हटा देगा और स्वयं क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या बनेगा, हमारा जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ये C है, इस A को हटा देगा और हमारा उत्पाद बनेगा CB प्लस A। यानी इस C ने इस A को हटा दिया और B के साथ जुड़ गया, B यहां से क्या हुआ, हट गया। यानी B का इस A का क्या हुआ, C के द्वारा विस्थापन हुआ, यानी C के द्वारा A को हटाया गया। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की अपन बात करें। जैसे अभी मैंने बताई है कि AB प्लस C, तो ये C क्या करेगा, इस A को हटा देगा और क्या बन जाएगा, CB प्लस A। अब जो ये C है, इस A को प्यारे बच्चों तभी हटा सकेगा
जब सी है वो इस ए से क्या हो, अधिक हट्टा कट्टा पहलवान क्रियाशील इसकी क्या हो, इसमें ताकत क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो हटा पाएगा ना। यानी सी इस ए को कब हटाएगा, जब इसमें ताकत ए से अधिक होगी सी में, तब ये क्या करेगा, इस ए को हटा पाएगा। अगर ए में अधिक ताकत है सी से, तो ये सी से ए हटेगा नहीं। बात बस समझ में आ रही है। यानी आप जब दंगल देखते हो ना, तो यानी आप कुश्ती अखाड़ा देखते हो, उसमें क्या करते हैं, एक पहलवान अगर कमजोर है दूसरा मजबूत है, तो मजबूत पहलवान उस कमजोर को तुरंत है वो क्या कर देगा, चित कर ना उसको मैदान से बाहर भेज देगा, ठीक है ना। तो वो सिस्टम यहाँ है। अगर सी मजबूत होगा तब तो एक हटा देगा, अगर ये मजबूत नहीं है, ए कमजोर नहीं है, ठीक है, ये कमजोर हो, अगर ये मजबूत हो तो ए हटेगा नहीं। बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करता हूं यहाँ पर इस अभिक्रिया में। अब इस मजबूती को विज्ञान में क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता। जब इसकी सी की क्रियाशीलता अधिक होगी ए की क्रियाशीलता से, तब तो ये सी ए को हटा देगा, वरना नहीं हटा पाएगा। बात बिल्कुल आपको पल्ले पड़ी होगी। अब हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे बच्चों, ठीक है। तो बात करते हैं हम परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा बोल दो मुझे। तो इसकी परिभाषा है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक तत्व ए बी, ये ए बी क्या है, यौगिक है। ये सी क्या है, एक तत्व है। तो एक तत्व ये सी दूसरे तत्व ए को उसके यौगिक ए बी से हटा देता है और बनता क्या है, सी बी प्लस ए। यानी ए को हटा दिया इसने, ए का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया सी ने। तो यानी यह विक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात समझ में, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात बिल्कुल पल्ला पड़ी होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसकी मैं यानी फिर से बोल रहा हूं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी परिभाषा। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और हमने जो पीछे भी एक उदाहरण पढ़ा था, ठीक है ना, जो हमने पहचान की थी कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमने रंग में परिवर्तन में मैंने कॉपर सल्फेट और लोहे की कील का उदाहरण आपको समझाया होगा। वो एक विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे देखो, मैंने क्या किया था, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस नीचे लिख देता हूं, ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाली थी, लोहे की कील यानी आयरन की कील डाली थी। लोहे को बोलते हैं आयरन। तो हमने वहां पर पढ़ा था कॉपर सल्फेट है, उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है बच्चों, ठीक है। जब हमने इस लोहे की कील को डाला, यानी लोहे को डाला किसमें, नीले रंग में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन नीला था वो किस में बदल गया, वो हैरे में बदल गया। हैरे में क्यों बदला, क्योंकि जो ये आयरन था, एक तत्व आयरन है, ये दूसरे तत्व कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट है ना, सल्फेट, उससे हटा देता है। आयरन कॉपर को सल्फेट से हटा देता है, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या बढ़ेगा, ये क्या कर देगा, इस कॉपर को क्या कर देगा, ये F क्या कर देगा, यहां से हटा देगा भैया
तू चल, ठीक है ना। ये गद्दी, अब ये सीट मेरी है, ठीक है ना। यहाँ का राजा मैं हूं, तू अपने जाके भेड़ चरा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा एफ ई यहाँ पर जुड़ जाएगा कॉपर की जगह, तो FeSO4 का SO4 और कॉपर को बाहर निकाल दो। यहाँ पर बाहर क्या था, Fe था, Fe यहाँ पर जुड़ गया, FeSO4 बन गया और Fe की जगह क्या कॉपर आ गया, तो कॉपर हमने निकाल दी। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है आपको। तो यहाँ पर जो FeSO4 बना है इसका नाम है आयरन, इसको बोलते हैं सल्फेट। SO4 को सब कुछ आपको सिखाया है मैंने, ठीक है ना, बच्चे की तरह समझाया आपको। और ये कॉपर है, कॉपर क्या है, धातु है। कॉपर धातु होती है, लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, जिंक भी धातु है, ठीक है। अब ये जो आयरन सल्फेट है इसका रंग कैसा होगा दोस्तों, इसका रंग मेरे प्यारे बच्चों हरा होगा। आगे बात समझ में। तो पहले क्या था, नीला था, कॉपर सल्फेट भी नीला रंग। लेकिन जैसे अपन ने क्या बनाया, इसमें लोहा डाला, कील डाली, लोहे की कील या लोहे की कुछ भी वस्तु डाली, तो यह क्या करेगा, लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा और FeSO4 बना लेगा, जिसको आयरन सल्फेट बोलते हैं। और इसका कलर है वो कैसा होता है, हरा होता है। अगली बात समझ में आता है। और कॉपर हट जाएगा, तो यहाँ से कॉपर को हटा दिया, तो एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में। अब ये Fe है, वो इस कॉपर को तभी हटा पाएगा जब इस Fe की क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। अगर Fe की क्रियाशीलता अधिक है कॉपर से, तब ये कॉपर को हटा पाएगा, वरना कॉपर कहेगा भाई साहब मेरे में जितनी ताकत ना उतनी तेरे में नहीं है, मैं तेरे से नहीं हटूंगा, जाकर अपना घर संभाल, ठीक है ना। तो ये बातें हैं इन दोनों के बीच में और आपको समझ में आई भी होगी, ठीक है। फटाफट एग्जाम्पल लिख लो और इसमें मुझे बताओ कि ये विक्रिया संतुलित है, असंतुलित है, कंकाली है, बताओ फटाफट। आप कहोगे सर ये विक्रिया है वो संतुलित है, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी हमेशा, ठीक है ना। मिटा दूं, मिटा दो गुरुजी, चले चलो गुरुजी, ओके बाय। एक और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, जब इसमें मैं जिंक के टुकड़े डालूंगा तो ये जिंक क्या कर देगा, आपको पता है जिंक है वो क्या कर देगा, इस कॉपर को हटा देगा और क्या बनेगा, आपका उत्पाद बनेगा ZnSO4 और प्लस Cu कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है बच्चा, आपको सब नीला होता है कॉपर सल्फेट का, लेकिन जब हमने जिंक डाला तो ये है जिंक क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा कि भैया तू यहाँ से हट जा, ठीक है। और ये स्वयं आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर हट गया है, तो ठीक है। बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी। और इससे भी कोई अच्छा मुझे तो लगता नहीं है आपको यूट्यूब पे किसी ने समझाया होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब ये जिंक सल्फेट बना है, इसका रंग कैसा होगा, ये सर होगा रंगहीन, यानी पहले नीला था कॉपर सल्फेट, लेकिन जैसे जिंक डाला तो ये क्या हो गया, रंगहीन हो गया, जो नीला कलर था वो गायब हो गया। जिंक डालने पर गायब हो जाता है कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का रंग, जबकि लोहा डालने पर रंग है वो नीला से हरा हो जाता है। तो ये इसमें रंग परिवर्तन अभिक्रियाओं में होता है, तो ये भी क्या एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी है विस्थापन अभिक्रिया। फटाफट ये अभिक्रिया भी क्या है, संतुलित है, विस्थापन अभिक्रिया संतुलित होती है। मिटा दूं, मिटा दो गुरुजी, ओके चले चलो गुरुजी। हाँ भैया, अगली अभिक्रिया बच्चों वो है, ये कंप्लीट हो चुकी है, बहुत छोटी थी, आसानी से समझ में भी आ चुकी होगी आपको। अब जो दूसरी अभिक्रिया वो है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन, ठीक है। हेडिंग आ चुकी है, पहले थी विस्थापन, ठीक है गुरुजी। विस्थापन तो हमने समझ ली सर, हमने विस्थापन तो समझ लिया है, लेकिन ये जो द्विवीय विस्थापन है, द्विवीय विस्थापन है, इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात समझ में। हाँ मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं।
तो मुझे ये बताओ, विस्थापन में हमने देखा कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है, यानी एक बार ही विस्थापन हो रहा है, जबकि द्विवी यानी दो और विस्थापन यानी हटाना। वैसी विक्रिया जिसमें दो बार क्या हो, तत्व हटाए जाते हो, ठीक है ना, यानी तत्वों का क्या हो, आदान प्रदान हो, या तत्वों के आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, तो वह अभिक्रिया क्या होती है, दो बार, ठीक है ना, दो बार तत्वों का आदान प्रदान हो, ठीक है ना, दो बार हटाई जाए तत्व है, तो वह विस्थापन से क्या हो जाएगी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में जैसे मैं आपको लिख रहा हूं AB प्लस CD, AB प्लस CD, मैंने बहुत से अभिक्रिया जो हमने कल है जो संतुलित समीकरण सीखी थी परसों वाले क्लास में, उसमें हमने जो उदाहरण जो सवाल अभ्यास प्रश्न का जो 6 नंबर सवाल हमने किया था, उसमें जो अभिक्रिया थी वो सारी द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं थी बच्चों, बस ठीक है ना, समझ में आ चुका होगा आपको। अब AB प्लस CD ये क्या है, दो यौगिक है, ये भी क्या है, यौगिक है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ ABCD, अब AB की संयोजकता प्लस है, सॉरी A की क्या है, प्लस है, B की माइनस है, यानी A धनायन है, B ऋणायन है, C धनायन है और D ऋणायन है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल समझाया है, ठीक है। बस इसमें करना क्या है, दो बार विस्थापन हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि ये जो A है वो किसके साथ चला जाएगा, सॉरी A तो जो इसका A है वो D के साथ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि अगर ये यौगिक नंबर 1 है, ये यौगिक नंबर 2 है, ठीक है, समझा रहा हूं, समझना है, बोर्ड की तरफ देखना है, ठीक है ना, उधर है ना, हाँ साइड में नहीं देखना है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, AB एक यौगिक है, CD दूसरा यौगिक है, AB में A पर धनायन है यानी प्लस आवेश है, B पर माइनस आवेश है, यानी A की संयोजकता प्लस में होती है, B के माइनस में होती है, C के प्लस में होती है और D के माइनस में होती है। बस ऐसे याद रखना, संयोजकता मैंने आपको बताई हुई है। अब मुझे यह बताओ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में आपको पूछी जाती है बहुत बार, बच्चे मार खाते इसमें। अब ये जो A प्लस है, यौगिक नंबर A का जो प्लस है वो यौगिक नंबर 2 के माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और यौगिक नंबर 2 का जो प्लस है वो यौगिक नंबर 1 के माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहां पर मुझे बताओ, एक बार यहां पर विस्थापन हुआ, दूसरी बार यहां पर, यानी आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, यानी C है वो B के पास चला जा रहा है और A है वो D के पास जा रहा है, तो यानी आयनों का क्या हो रहा है बच्चों, आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दो बार हो रहा है ना, A किसके पास जा रहा है, D के पास, C किसके पास जा रहा है, B के पास, तो दो बार क्या हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे विक्रिया द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और हमारा उत्पाद क्या बढ़ेगा, A के साथ कौन जुड़ जाएगा, आपका होगी सर यौगिक नंबर 2 का D जुड़ जाएगा, तो AD प्लस B के साथ कौन जुड़ेगा, CD, ठीक है। अब मैंने C पहले क्यों लिखा है, A पहले क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले वह अक्षर लिखा जाएगा, वह तत्व लिखा जाएगा जिसकी संयोजकता क्या हो, प्लस में हो, इसके प्लस में होगी, इसके माइनस में होगी, C के प्लस में, D की माइनस में। अच्छा AD प्लस क्या, हाँ CB, B है दोस्तों, B है बच्चों, ये CB, AD प्लस CB बनेगा। अब ये बात समझ में, चलो फिर परिभाषा लिखा दूं, डेफिनेशन लिखा दे, लिखा दूं, लिखा दो, ओके भाई, कर दे स्टार्ट, कर दो। तो लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई।
दूसरी परिभाषा अथवा में क्या लिख सकते हो आप इसी को और अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में। अब मैं फटाफट आपको करा देता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, हम लेते हैं एग्जाम्पल पर। अभी मैंने जो AB प्लस CD का एग्जाम्पल किया है उससे जो क्या बना था AD प्लस CB बना था वैसे ही हमें इस एग्जाम्पल को समझना है। तो हमने जितनी भी अभिक्रिया जो 6 में की थी, जैसे मैं एक और अभिक्रिया आपको करा देता हूं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी NaOH, ये क्या है क्षारक, NaOH क्षारक के साथ करा दी। तो अब आपको पता है ये है अम्ल, ये है क्षारक। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनका नाम है सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो जिस पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात पढ़ना पड़ी। हाँ सर, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, अब मैंने बताया H प्लस में होता है। आप कहोगे सर H तो आपने माइनस में लिखाया था, लेकिन अम्ल में है वो H किस में होगा बच्चों, प्लस में होगा, क्योंकि अम्ल H प्लस आयन देते हैं। हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे, आर्यनेज का सिद्धांत था ये। ठीक है, अम्ल प्लस H प्लस आयन देते हैं तो H होगा प्लस में, Cl माइनस में मैंने लिखा है आपको सहजता में। सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है प्लस में, ठीक है ना, Na होता है प्लस में और OH क्या माइनस में होता है। अब सेम Na किसके पास जाएगा, Cl के पास। H प्लस किसके जाएगा, OH माइनस के पास। इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। बात बिल्कुल कंप्लीट। अब मुझे बताओ Na और Cl की हम अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, इधर करा रहा हूं मैं Na प्लस Cl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको पता है Na की संयोजकता एक होती है, Cl की भी एक होती है। एक से एक कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा NaCl। तो यानी क्या बना सर, NaCl बना। प्लस में क्या बना, H और OH, इनकी भी एक होती है, दोनों क्या हो जाएंगे NaCl की तरह जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा H2O, जिसको बोलते हैं अपन जल, इसको बोलते हैं लवण। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा राइड है, सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नमक। वाह भुर्जीवा, इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा है, कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा। तो बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी। दो यौगिक हैं, ठीक है ना, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे H है वो OH के साथ करेगा, Na प्लस है वो Cl माइनस के साथ करेगा। आपस में क्या होंगे, एक दूसरे आदान प्रदान होंगे, एक दूसरे तत्व क्या होंगे, आदान प्रदान होंगे। ठीक है ना, एक का दूसरे के साथ बिहेव करेगा, दूसरे का एक के साथ पहले के साथ बिहेव करेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुरुजी, मिटा दो गुरुजी, लिख लियो, लिख लिया क्या, लिख लिया। अच्छा, विस्थापन हो गई, द्वितीय विस्थापन हो गई। ठीक है, अब कौन सी अभिक्रिया, अब सर हमारी अभिक्रिया है वो रह गई उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। 5 और रहेगी। ठीक है, और एक रहेगी अवक्षेपण, 6 रहेगी जी। तो पहले आपा 2 पढ़ ली, अब पढ़ेगा उष्माक्षेपी और उष्मा
शोषी अभिक्रिया। तो फटाफट ऊष्माक्षेपी क्षेपी, ठीक है ना। पहले तो अगली जो 5वीं अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अब नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना, क्षेपी। अब यहाँ पर ऊष्मा तो आप समझ चुके होंगे सर, ऊष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, और क्षेपी का अर्थ क्या होगा? तो आप कहोगे, आपको याद रखना है, क्षेपी का अर्थ होता है निकलना, बनना, उत्सर्जन। अच्छा, करे वो उत्सर्जन निकाल, ठीक है ना। हाँ, उत्सर्जन, सर्जन, ठीक है, जो भी है। ये किसके अर्थ है? क्षेपी के अर्थ है। तो अब ऊर्जा निकलना, ऊर्जा बनना, ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा निकलना। तो यानी अब इस नाम से आपको ऊष्माक्षेपी नाम से क्या अर्थ निकल रहा है? ऊष्माक्षेपी से निकल रहा है ऊर्जा निकलना, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा क्या है? निकलती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, या ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, या ऊष्मा भी बनती है उत्पाद के साथ। तो ऐसी अभिक्रियाएं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो गुरुजी सर हमें यह बताओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? तो परिभाषा, अर्थ समझ में आ, तो अर्थ निकले ना, सभी का अर्थ लिखा रहा हूं मैं। अर्थ मोस्ट है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ हुआ, ऊष्मा का अर्थ हुआ ऊर्जा, क्षेपी का अर्थ हुआ निकलना, ऊर्जा निकलना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्षेपी का अर्थ दूसरा क्या होगा? बनना, ऊर्जा, यानी ऊर्जा बनना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बनती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चियों, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में? ठीक है। ये परिभाषा भी लिख लेना, साथ साथ में अर्थ भी लिख लेना। अब अभिक्रिया कौन कौन सी है? पहली अभिक्रिया कोयले का दहन। कौन सी अभिक्रिया है? कोयले का दहन बच्चों, कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, C+O2। ये ऊष्माक्षेपी के साथ साथ क्या है बच्चों? प्लस में क्या निकलती है? इसमें ऊर्जा भी निकलती है, यानी ऊर्जा भी निकलती है, यानी उत्पाद के साथ क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। तो ऐसे अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बात बिल्कुल समझ में। दूसरी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया भी कहलाती है। संयोजन और ऊष्माक्षेपी याद रखना, यानी एक तीर से दो निशान बच्चों, यानी C+O2 से आप संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल कर दोगे, और C+O2 से आप ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण कर दोगे। दूसरा है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्राकृतिक गैस सर CH4, जिसको अपन बोलते हैं मेथेन गैस। कौन सी गैस है? मेथेन। जब इसका अपन करेंगे ऑक्सीकरण तो बनेगा यहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है, प्लस ऊर्जा। बात आगे समझ में? अब क्या है? अभिक्रिया संतुलित है। पहले ऊपर वाले तो संतुलित अभिक्रिया, लेकिन मुझे ये बताओ ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? ठीक। और जो हमने जो NaOH और HCl की अभिक्रिया की थी वो भी क्या थी? संतुलित अभिक्रिया थी, ठीक है ना। और जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये बताओ मुझे संतुलित है क्या? सर यहाँ पर मेथेन है। अब मेथेन यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसका अगर आप दहन करोगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे, तो उसमें CO2 तो बन रही है, प्लस में ऊर्जा भी बनेगी और जल भी बनेगा, ठीक है ना। जल बन रहा है इसमें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था कार्बन में। अब बात करते हैं क्या ये संतुलित है? सर कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी उत्पाद में भी 1 है। अभी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पर सर 2 है। हाइड्रोजन सॉरी 2 कैसे? 4 है। यहाँ पर कितनी है? उत्पाद में 2 है, तो 2 है तो इसके आगे 2 लगा दो, 2 दूनी 4,
ठीक है ना, बराबर हो जाएंगे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हैं, ये 2 है, इस O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो यहाँ पर ये विक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, यानी यहाँ पर 2 लगाना है। ठीक है, यानी कोयले का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, ये कौन से विक्रिया है बच्चों, कौन से विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 2 लिख लिया, 2 और लिख लो, ठीक है ना, 2 और लिख लो। तीसरा उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का, वो है जो श्वसन। श्वसन क्या है, श्वसन हम जो श्वास लेते हैं, श्वसन भी क्या है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों। श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में अपन क्या लेते, श्वसन हमें श्वसन जो C6H2 C6H12O6 इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो क्या बनेगा, वही CO2 बनेगा, वहीं जल बनेगा, H2 बनेगा, और वहीं ऊर्जा बनेगी। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जिससे हम जो भोजन करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज है वो जब हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन हमारे श्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, तो उससे क्या करेगा, ये ग्लूकोज क्या करेगा, विक्रिया करेगा, जिससे हम श्वास लेते हैं ना, O2 हम ग्रहण करेंगे। ठीक, तो ये ग्लूकोज उस O2 से अभिक्रिया करेगा, और क्या बनेगा, फिर हमारे शरीर के अंदर CO2 बनेगा, जल बनेगा, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से हमारे शरीर में क्या आएगी, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा मिलेगी हमें, और ये CO2 हमें बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, सांस के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। अभी बात समझ में, तो यानी इसमें श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनती है, यानी जो ग्लूकोज हम खाना खाते हैं ना, रोटियां खाते हैं ना, उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और उस ग्लूकोज से ऊर्जा कब मिलेगी, जब हम श्वास लेंगे और श्वास में हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से क्या करेगा बच्चों, अभिक्रिया करेगा, और हमें क्या प्राप्त होगी, फिर ऊर्जा प्राप्त होगी, तब हमें ऊर्जा मिलती है। आगे बात समझ में, बिल्कुल गुरुजी हमारा बिल्कुल समझ में आ गई। ओके भाई, क्या ये संतुलित है गुरुजी? 8 है, कार्बन कितने हैं, 6 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ पर 1 ही है, तो 6 कर दूं, कर दिया। ओके, 12 हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, 8 कितना है, 2, तो 6 8 लगा दूं, हो गए। ऑक्सीजन कितनी है, 6 यहाँ पर है, 8 इधर कितने हैं, 6 दूनी 12 18। ठीक है, 6 तो ये रहे, और ये देखो आपके विक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। यहाँ ऑक्सीजन के आगे 6 लगाना है आपको, CO2 के आगे 6 और H2 के आगे 6। ये विक्रिया एक श्वसन विक्रिया, एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ चुकी है आपको, श्वसन विक्रिया एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। चौथी विक्रिया, जो आप क्या करते हो, जो साग सब्जियां होती है, उनकी वनस्पति यानी उनके टुकड़े होते हैं, आप भी घर में है सब्जी है, उसको क्या करते हो, छीलते हो ना, सब्जी को छीलते हो, उसके टुकड़े बाहर फेंक देते हो, ठीक है, कचरा, तो उसका जो अपघटन होता है ना, जिसको हम खाद बोलते हैं, खाद है ना, खाद में क्या होती है, गर्मी होती है, वो गर्मी यानी ऊर्जा उष्मा कहाँ से निकलती है, ठीक है ना, उसका अपघटन होता है तब निकलती है। यानी साग सब्जी का अपघटन से भी कौन सी, यानी साग सब्जी के अपघटन या विघटन से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ऊष्मा निकलती है, तो ये साग सब्जी का अपघटन क्या है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ठीक है, यानी खाद में आप हाथ मारना तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अंदर बहुत गर्मी होती है खाद के अंदर, ठीक है ना। गांव में पूछना आपने, जो भी ना दादा दादी, यार पूछना क्या है, उसमें खाद में हाथ दे देना, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने बता दी ऊष्माक्षेपी के। अब लास्ट विक्रिया है वो हमारी इस क्लास की होगी ऊष्माशोषीय विक्रिया बच्चों। अगली चौथी विक्रिया है वो ऊष्माशोषी। अब इसका अर्थ बता देता हूं मैं फटाफट। ऊष्माशोषी, किसने शोषी, ठीक है, ऊष्मा यानी ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा एक ही बात है, ठीक है। शोषी यानी शोषण,
शोषी यानी शोषण, अवशोषण, ग्रहण करना। ये अर्थ किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये अर्थ किसके हैं? ये सारे के अर्थ शोषी के हैं। शोषी यानी शोषण, ठीक है ना। ऊर्जा का शोषण, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा ग्रहण करना। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है? तो फटाफट परिभाषा लिख लो। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है या ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है? तो हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी होगी बच्चों, और उस वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण पढ़ा होगा। वही उदाहरण किसका है? ऊष्मा शोषी का है। और वो उदाहरण क्या था मैं आपको बता देता हूं। यहीं पर अर्थ लिख लिया, ये अर्थ है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने अभिक्रिया का अर्थ जान लिया तो आप अभिक्रिया अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने वहां पर पढ़ी थी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। Ca का नाम होता है कैल्शियम, CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया था? ऊष्मा के द्वारा क्या किया था? अपघटन किया था, वियोजन किया था। तो ये दो भागों में टूटी थी, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर ये CaO और प्लस CO2 में कैल्शियम कार्बोनेट तभी टूटेगा जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। बात समझ में आ गई? यानी जब आप घर में सब्जी बनाते हो या आप जो घर में सब्जी बनाते हो, तो उस घर में सब्जी बनाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी आपको है ऊष्मा देनी पड़ेगी ना। आप जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, उससे क्या जाएगी? ऊष्मा है वो, ठीक है ना। सब्जी बनाएगा तो वो जल ग्रहण करेगा, जिससे हमारी सब्जी बनेगी। तो वही सिस्टम यहाँ पर है। कैल्शियम कार्बोनेट में को हम ऊष्मा देंगे ना, तो ये किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम। CaCO3 का नाम क्या है? Ca का नाम कैल्शियम और CO3 का नाम है कार्बोनेट। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। CO को नाम बताया था मैंने कैल्शियम, और इसका नाम होगा ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैंने नाम बताया था बिना बुझावा चूना। ये इसका नाम था संगमरमर। कौन सा मरमर है? संगमरमर, ठीक है। तो आज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, ठीक है ना। और ये अभिक्रिया क्या है? पहले से क्या है? संतुलित है बच्चों, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग रिएक्शन है, बैलेंसिंग रिएक्शन, ठीक है। तो आज का सेशन, आज की क्लास आपको अगर समझ में आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, बचिया लाडलो या लाडलियो, फटाफट है वो शेयर मार देना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है कि भाई इन सर से, जीवराज सर से आप विज्ञान पढ़िए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इस बार हमारा टारगेट होगा 100/100 विज्ञान में। शानदार तरीके से यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता तो कमेंट में जरूर बता देना कि सर हमें ये अभिक्रिया समझ में नहीं आई, ये अभिक्रिया हमें बताइए, ये चीज़ हमें समझ में नहीं। तो मैं कमेंट, आपके प्रत्येक बच्चे के कमेंट देखूंगा, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट मैं क्लियर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड बाय, राम राम।